नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। देश में एलपीजी और पेट्रोल संकट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठे हैं। गैस संकट को लेकर उनके बयानों के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को ही देश की समस्या बता दिया। आपको बता दें कि इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिससे सियासी तनाव और भी तेज हो गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का राहुल गांधी पर बड़ा तंज। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में एलपीजी और पेट्रोल संकट अब सियासी जंग का मुद्दा बन गया है। सर्वदलीय बैठक में एलओपी राहुल गांधी की गैर मौजूदगी और गैस संकट पर उनकी लगातार बयानबाजी से सियासत गर्मा चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को देश की समस्या बताया। प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में एलपीजी की नहीं बल्कि एलओपी की समस्या है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसकी भी एक वजह है। एलओपी एक समस्या इसलिए है क्योंकि ईरान इजरायल युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने देश में बोलना शुरू कर दिया था कि पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा और हमारे पास एलपीजी नहीं है, जबकि आज के दिन हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कोई दिक्कत ही नहीं है। हालांकि हमारे पड़ोसी देशों में इसकी काफी दिक्कत है। प्रहलाद जोशी के बयान के बाद सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रहलाद जोशी के बयान पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि देश की समस्या एलओपी नहीं बल्कि बीजेपी है। ऐसा है कि ये समस्या इन्हीं की पैदा की हुई है। ये अमेरिका के दबाव में और ट्रंप के राय से हमारे देश में काम करना चाहते हैं। ट्रंप कहेगा यहाँ से तेल मत खरीदिए, वहाँ से खरीदिए, यहाँ से खरीदिए। ये हमारी संप्रभुता पर हमला है। देखिए, समस्या ही भारतीय जनता पार्टी है। एक ऐसी सरकार जो समस्या ही पैदा करती है और समस्याओं को स्वीकार नहीं करती है। अगर समस्या है जिसको स्वीकार प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, लेकिन जवाब देते हैं, मंत्री जवाब देते हैं तो वो कहते हैं कोई समस्या नहीं है। अगर समस्या नहीं है तो लोगों को गैस की लाइन में क्यों लगना पड़ रहा गैस के लिए? भारत में पूरी भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। सबसे जिगरा तो भारत की आवाम की है, जिसने समस्या को केंद्र की सत्ता में बैठा करके रखा है। तो समस्या तो भाजपा है इस पूरे देश में। किसानों के लिए समस्या भाजपा, देश की एकता अखंडता की समस्या भाजपा। तो पहले अपने अंतरात्मा में झांक करके देखें ये लोग। हालांकि सत्ता पक्ष के नेता प्रहलाद जोशी के समर्थन में दिखाई दिए। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने राहुल के सर्वदलीय बैठक में शामिल न होने पर भी तीखा हमला किया है। एनडीए नेताओं ने कहा कि जब भी देश पर संकट मंडराता है तो राहुल गांधी विदेश घूमने के लिए निकल जाते हैं। देखिए, बिल्कुल ये तो एलओपी इन एब्सेंटिया है। एब्सेंटिया इसलिए कहते हैं कि जब भी बड़ी चीज़ें होती हैं तो लीडर ऑफ अपोजिशन गायब रहते हैं। अब आप देखें, इससे पहले भी जब लोकसभा में बड़ी चीज़ों पर डिस्कशन होता है, ये तो कंबोडिया, वियतनाम या फिर ये बैंकॉक में छुट्टियां मनाते हुए दिखते हैं। और जिस समय सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया इस पूरे खाड़ी संकट पर डिस्कशन करने के लिए, विदेश मंत्री उसको ब्रीफ कर रहे थे, उस दिन प्रतिपक्ष के नेता नदारद थे। उसके बाद बड़े बड़े प्रश्न करते हैं कि सरकार हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है। तो ये तो राहुल गांधी बहुत नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। उनको देश के, उनकी पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती। सही बात है कि भारत में कहीं भी कोई समस्या ना एलपीजी की है और ना ही हमारे यहाँ तेल की है। ये सब कांग्रेस और उसके चट्टे बट्टे जो हैं देश के अंदर इस तरह का विपरीत माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस देश की जनता सब कुछ समझ रही है। अपने बयान के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने देशवासियों को संदेश दिया कि जनता को विपक्ष की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर पड़ोसी देशों को देखा जाए तो उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में एक भी पेट्रोल पंप सूखा नहीं है। देश में पेट्रोल, डीजल और पीएनजी की कोई कमी नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के दरमियान सर्वदलीय बैठक में एस जयशंकर के बयान से सियासत गर्मा गई। उन्होंने पाकिस्तान को दलाल करार देते हुए अमेरिका और ईरान के बीच उसकी
मध्यस्थता पर सवाल उठाए। इसके बयान के बाद मुल्क में सियासी हलचल तेज हो गई है। हुकूमत और विपक्ष के दरमियान इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया है। दोनों जानिब के रहनुमा एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, जिससे सियासी माहौल और ज्यादा गर्म नजर आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दलाल करार दिया। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर एस जयशंकर ने बयान दिया था। बता दें कि जब बैठक में विपक्षी नेताओं ने पूछा कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका भारत के लिए कोई झटका है, इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान 1981 से ही ये भूमिका निभा रहा है। भारत पाक की तरह दलाल देश नहीं बन सकता, जो दूसरे देशों के पीछे भागे और पूछे कि क्या उसकी सेवाओं की जरूरत है। विदेश मंत्री के बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जयशंकर के बयान को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं को आपत्ति हुई है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि पाक हमारा पड़ोसी देश है, उसके बारे में सरकार को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बात ऐसी है कि बात दलाली की नहीं है, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है, फिर भी प्रेसिडेंट ट्रम्प उनके आर्मी चीफ से बात करता है, उसको डिनर को बुलाता है व्हाइट हाउस में, दलाल देश को। तो सबसे पहले आप ट्रम्प के ऊपर हमला करो मिस्टर जयशंकर। आपकी और पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था, हमारा और पाकिस्तान का, तो उसमें मध्यस्थता प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किया और आपने स्वीकार की थी। देखिए, मैं समझता हूं कि एक अवसर था, जिस प्रकार इंदिरा गांधी जी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से विश्व के पटल पे भारत के नेतृत्व की क्षमता को उन्होंने न केवल साबित किया, प्रदर्शित किया था। एक अवसर है, क्योंकि हमारे करोड़ लोग हमारे खाड़ी के देश में हैं, उनका एक हमारा संबंध है, रोजगार से लेकर व्यापारिक संबंध और पुराना संबंध रहा है। हमने वो अवसर खो दिया है। एक अवसर था नेतृत्व क्षमता दिखाने की मोदी जी की। अगर ये सेंटर स्टेज में पाकिस्तान आ रहा है तो ये गुस्से वाली बातें नहीं है, ये आरोप वाली बातें नहीं है, अपने आप में आत्मंथन करने की बातें हैं। जिस तरह से भाजपा की सरकार ने काम किया, जिस तरह से अमेरिका के कहने पे कोई फैसले किए, वो बहुत दुखद है। इसलिए देश जवाब भी चाहता है। संकट की इस घड़ी में पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार को भी जो अमेरिका है उसके फैसलों को नहीं मानना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने जयशंकर के बयान का समर्थन किया है। साथ ही बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने विपक्ष पर भी तीखा हमला किया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विदेश मंत्री ने जो कहा है वो सही कहा है, इससे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान आतंकवादियों का संरक्षण करता है। न जाने कितने तरह के झंझावात से पाकिस्तान गुजर रहा है, वो खुद नहीं संभाल रहा है अपने आप को। और भारत के साथ कैसा संबंध रहा है देश दुनिया जानती है। किसी देश के साथ उसका संबंध ठीक नहीं है और वो मध्यस्थता करेगी। ठीक तो कहा जयशंकर जी ने कि ऐसे लोगों पर जो दलाली का काम करते हैं, एजेंट का काम करते हैं, भरोसा नहीं है। सच ये है कि पाकिस्तान एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र होने के बाद भी वो लगातार एक ऐसी भूमिका में रहा है जो कभी इसका पिछलग्गू कभी उसका पिछलग्गू, कोई स्वतंत्र छवि नहीं पाकिस्तान की बन पाई और उसकी पूरी तरह से निर्भरता अमेरिका पर रही है। तो उससे भारत की तुलना नहीं हो सकती है। मिडिल ईस्ट जंग के बीच भारत में एलपीजी पेट्रोल की कमी को लेकर सर्वदलीय बैठक में चर्चा की गई, जिसमें केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि देश में एलपीजी और पेट्रोल की कमी नहीं है। बता दें कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही ईरान के सामने प्रस्ताव रखा कि मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध को रोकने के लिए शांति वार्ता पाकिस्तान या तुर्की में हो सकती है। मेरठ कोतवाली थाना क्षेत्र में हाजी सैयद होटल में प्रशासन और आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। होटल से 8 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिनका अवैध रूप से
कॉमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान शहर में कई होटलों और ढाबों में हड़कंप मच गया और सैकड़ों अवैध सिलेंडर बरामद किए गए। आम जनता गैस की किल्लत से परेशान है, जबकि माफिया इससे मालामाल हो रहे हैं। जिलाधिकारी के आदेश पर अभियान चल रहा है, लेकिन एजेंसी संचालकों पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। महोदय के निर्देशानुसार जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के संबंध में छापामार कार्रवाई के निर्देश दिए, सूचना प्राप्त हुई थी। तो मेरे जनपद के हापुड़ रोड स्थित है जो साफिर गेट पुलिस चौकी के अंतर्गत 3 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया पुलिस बल के साथ लेकर के। तो 3 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से करीब कुल 11 घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग किया जाना पाया गया है। तो इसमें हाजी सईद का एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, उसके बाद क्लासिक टी स्टॉल है। हाजी सईद के यहाँ से 8 सिलेंडर प्राप्त हुए और क्लासिक टी स्टॉल के यहाँ से 2 सिलेंडर प्राप्त हुए और एक गैस सिलेंडर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान से प्राप्त हुआ। कुल 3 व्यावसायिक प्रतिष्ठान 11 घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग किया जाना पाया गया। इस संबंध में सिलेंडरों को मौके से बरामद सिलेंडरों को जब्त कर अपनी कस्टडी में लिया गया है और इसके पश्चात है जो घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग के संबंध में कंट्रोल ऑर्डर के अंतर्गत इसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हेतु पत्रावली जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें है जो FIR कराई जाएगी। मध्य पूर्व में बढ़ते ईरान, अमेरिका, इजरायल तनाव का असर अब भारत के स्थानीय उद्योगों पर भी दिखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आगरा का जूता उद्योग जो एशिया की बड़ी मंडियों में गिना जाता था, इस संकट से जूझ रहा है। कच्चे माल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उतार चढ़ाव से कारोबार प्रभावित हुआ है। आपको बता दें कि जूता व्यवसाय से जुड़े विजय सामा ने बताया कि छोटे कारखाने सबसे ज्यादा संकट में हैं और कई इकाइयां बंद होने की कगार पर हैं। उन्होंने कालाबाजारी पर सख्त मांग करते हुए कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो लाखों लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में गंभीर युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। डीजल पेट्रोल की बात करें या LPG गैस की बात करें तो ये संकट लगातार दुनिया भर में मंडरा रहा है। वहीं हम भारत की बात करें तो भारत में भी इसका संकट देखा जा रहा है। अगर हम जूते की बात करें, जूता उद्योग एक बड़ा व्यापार है उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा का। ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और आज हम जूता उद्योग के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ आगरा जो जूता व्यापारियों के अध्यक्ष हैं विजय सामा जी, इनसे बात करते हैं। युद्ध चल रहा है, गंभीर हो चुका है, क्या असर है जूता उद्योग पर इसका? जूते में हाहाकार मचा हुआ है। आगरा की डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3.5 लाख परिवार जूते के ट्रेड से जुड़े हुए हैं और महंगाई का ये आलम है कि होली के बाद से कई छोटे छोटे कारखाने खुले ही नहीं हैं। जब वो खुले ही नहीं है तो कारोबार कहाँ से करेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल इतना महंगा हो चुका है। हालांकि भारत सरकार और प्रदेश सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से महंगाई पर लगाम लगाई जाए, परंतु जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं इस आपदा में अवसर को ढूंढ रहे हैं और रॉ मटेरियल महंगा होता जा रहा है। इस कारण गरीब मजदूर, दलित, व्यापारी, किसान की जेब से जूता थोड़ा दूर होता जा रहा है। वहीं आगरा की बात करें, आगरा जूते का एक बड़ा उद्योग है, एशिया में सबसे बड़ी मार्केट है। हज़ारों परिवार इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं और बड़े एक्सपोर्टर हैं उन पर भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है। अगर जंग लंबी चली तो इसका असर कितने लंबे समय तक देखा जाएगा और क्या रहेगा? देखिए, असर तो सबके ऊपर आ रहा है। यहाँ हज़ारों परिवार नहीं, यहाँ 3.5 लाख परिवार हैं जो जूते के ट्रेड से डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। जहाँ तक एक्सपोर्ट का सवाल है, एक्सपोर्ट के अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो उनके नए ऑर्डर्स आए हैं, जो सोल के नए मोल्ड खुलने हैं, वो ढलाई बंद है। ढलाई इसलिए बंद है क्योंकि ढलाई बिना गैस सिलेंडर के हो नहीं सकती और सिलेंडर हम लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिसका जितना बड़ा उद्योग है उसके लिए उतना बड़ा संकट है, पर उसके पास अनेक हाथ हैं अपने आप को चलाने के लिए और बचाने के लिए। परंतु चिंता की बात है उस गरीब मजदूर दलित की जिसके पास कोई हाथ नहीं है सिवाय सरकार के राशन के, वे अपनी गृहस्थी को कैसे चलाए, ये चिंता की बात है। वही इस युद्ध को लेकर अगर देखा जाए, आगरा में जो उद्योग है जूते का,
उसको लेकर आपका आगरा में एक बड़ा संगठन है, उसको लेकर कोई ऐसी चर्चा की गई हो इस संकट से निपटने के लिए? अभी कुछ दिनों पहले आगरा में हम लोगों ने जितने संगठन हैं, खास करके जो दलित समाज के संगठन हैं, उनके साथ एक संयुक्त बैठक करी, जिसमें अनेक विषयों पर चर्चा हुई, जिसके अंदर हम लोगों ने योजना बनाई है कि माननीय जिलाधिकारी से मिलकर उनसे अनुरोध किया जाएगा कि काला बाजारी पे रोक लगाई जाए और जो ढलाई के कारीगर है, जिस कारण नया डेवलपमेंट रुका हुआ है, उनको इंटरवल पे सिलेंडर मिले, ताकि कहीं ना कहीं जो रोजगार रुक गया है वो थोड़ी बहुत गति पकड़े। क्योंकि आगरा अगर थम गया तो समझ लीजिए देश थम गया, क्योंकि 50% डोमेस्टिक डिमांड भारत की आगरा का जूता ही पूर्ति करता है। वही मटेरियल की बात करें, रॉ मटेरियल की, उस पर क्या कालाबाजारी है, उसको लेकर क्या मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से? एक जूते के अंदर लगभग 34 बाय प्रोडक्ट लगते हैं, तब जाके एक जूते का निर्माण होता है। इसमें से जो 32 प्रोडक्ट हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रूड ऑयल से कंसर्न है। आपके माध्यम से मैं आम नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोविड के समय सब लोग साथ चलकर उन्होंने कोविड का सामना किया, ऐसे ही हम लोग इस संकट का सामना करें और एक साथ एक दूसरे का हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ें और कालाबाजारी से बचें। देखिए, हमारे साथ विजय सामा जी थे। इनका साफ तौर से कहना है कि जिला प्रशासन से भी उन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से जो कोरोना काल में लोग मिलकर चले थे, ऐसे ही मिलकर चलें, क्योंकि ऐसे हालात में अफसर जो आपदा है, आपदा को अफसर बनाने वाले लोग भी देखे जाते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि वह ऐसे कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां 18 अप्रैल 2026 से एलडीए एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस शुरू करने जा रहा है। इस योजना के तहत सभी बकायेदारों को कॉल, मैसेज, ईमेल और पत्र के माध्यम से सूचना दी जाएगी। एलडीए कार्यालय में विशेष हेल्प डेस्क भी बनाई जाएगी, जहां लोगों को पूरी जानकारी और सहायता मिलेगी। योजना के तहत दंड ब्याज में छूट दी जाएगी और केवल साधारण ब्याज ही देना होगा। आपको बता दें कि 30 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 2% अतिरिक्त छूट मिलेगी। 50 लाख से अधिक बकाया वाले लोगों को किस्त में भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। गर्मी बढ़ने के साथ कानपुर में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। आपको बता दें कि जिसे देखते हुए फायर विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। चीयर फायर ऑफिसर दीपक शर्मा ने बताया कि जनपद के सभी 11 फायर स्टेशन 24 घंटे तैयार रहते हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में आग की घटनाएं ज्यादा होने के कारण ग्राम प्रधानों के साथ प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि विभाग के पास मल्टी डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल और फाइटिंग रोबोट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। लोगों से अपील की गई कि आग लगने पर तुरंत सूचना दें और सहयोग करें। गर्मी का सीजन शुरू होते ही आग की घटनाएं ज्यादा सामने आती हैं। कानपुर फायर विभाग ने किस तरह की तैयारियां की हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है चीफ फायर ऑफिसर दीपक शर्मा। हम बातचीत करेंगे। सर, इंडिया वॉइस में स्वागत आपका। सर, गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, आग की घटनाएं भी सामने आने लगी, किस तरह की तैयारियां आपकी बात करें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम लोग आपातकालीन सेवा के अंतर्गत आते हैं और हम जितने फायर स्टेशन, हमारे 11 फायर स्टेशन ऑपरेशनल पूरे जनपद में हैं, 24/7 हम लोग पूरे ऑपरेशनल रहते हैं, अलर्ट मोड पे रहते हैं। जहां तक गर्मी की बात है, गर्मी में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने के नाते घटना की संभावना ज़्यादा हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो उस केस के लिए हम लोगों ने, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की घटनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसमें हमने स्टैंड बाय ड्यूटीज जो 2 जगह हमने लगाया है। थाना बिधुना पे हमने एक स्टैंड बाय ड्यूटी की है और एक थाना रेवना पे की है। और इसके अतिरिक्त हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्पेसिफिकली ग्राम प्रधानों के साथ भी हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। हम हर स्टेशन वार हम लोग कर रहे हैं। अभी हमने थाना बिल्हौर के अंतर्गत किया है और घाटमपुर, और इसमें भी हम लोग करेंगे। लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि सबसे पहला तो आप फायर सर्विस का नंबर एक नोट करके रखें, 9452418396। और किसी भी आपदा में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पैनिक जब आप करेंगे तो स्थितियां डिस्टर्ब होंगी।
तो जब भी आपका रहता है, घटना कभी होती है तो अपने घर के लोगों को आराम से बाहर निकालें, जो संसाधन आपके पास हैं, पानी है, रेत है, बिजली की सप्लाई ऑफ करते उसको बुझाने का प्रयास करें। और जब अग्निशमन वाहन, अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंच जाएं तो उनको पूर्ण सहयोग प्रदान करें। आपके भवन में किस तरह का हैजार्ड है, क्या स्टोरेज था, क्या और अन्य पदार्थ आपके यहाँ था, तो आप उसकी पूर्ण रूप से बताएं ताकि नियमानुसार अग्रिम प्रक्रिया करते हुए जान-माल की हानि को बचाया जा सके। देखिए, गर्मियों को लेकर फायर विभाग पूरी तरह से तैयार है। सर ने अपील की है कि आग की घटना के बाद पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर फायर विभाग की गाड़ी के पहुंचने तक संयम बरतें और फायर विभाग को पूरी तरह से सहयोग प्रदान करें। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वन। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम ममता ने बीजेपी पर बंगाल को बंटवारे का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से राज्य में सामाजिक और सांस्कृतिक सौहार्द खतरे में है। इस बयान के तुरंत बाद बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी का करारा जवाब दिया। आपको बता दें कि आरोपों को निराधार बताया। वहीं विपक्ष दलों के नेताओं ने सीएम ममता के बयान पर समर्थन करते हुए राज्य में बीजेपी के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की। आपको बता दें कि राजनीतिक माहौल इसके बाद और भी ज्यादा गर्मा गया है। फिलहाल मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।